अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतशाम खान। तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे पास है फर्स्ट ईयर का लेक्चर है एजाइल मैथडोलॉजी। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ये मैथडोलॉजी करती क्या है। बेटा देखिए, हम दो मैथडोलॉजीज पढ़ के आए हैं, एक हम वाटरफॉल पढ़ के आए हैं और दूसरी हमने एजाइल पढ़ने लगे हैं। वाटरफॉल जो थी वो स्ट्रिक्ट बेस पे थी कि जो एक चीज बना दी गई अब हम वापस ऊपर नहीं जा सकते, अगर हम जाना चाहें तो ये कॉस्ट इफेक्टिवली होता था, यानी कि बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ती थी। वाटरफॉल होता यही है कि जैसे पानी नीचे गिरता आता है, अब ये नीचे वाला पानी दोबारा ऊपर नहीं जा सकता, उसी बेस पे ये बनाई गई है कि जब तक आप दूसरी फेज पे नहीं आ सकते जब तक आपने पहला फेज कंप्लीट नहीं कर लिया। लेकिन इसके बरक्स जो हमारे पास कौन सी है एजाइल मेथोडोलॉजी है वो टोटली डिफरेंट है। वो अडॉप्टिव और फ्लेक्सिबल अप्रोच रखती है। वो चाहती है और कहती है कि अगर आपके पास आपने क्या कर लिया, आपने सपोज करें आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया, रिक्वायरमेंट गैदर हो गई, डिजाइन हो गई, डिप्लॉयमेंट हो गई, टेस्टिंग पे जाके क्लाइंट ने कहा ओ ये चीज ऐड करनी है, तो कहता है कि आपके पास ये अवेलेबिलिटी है और आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप वापस ऊपर जा सकते हैं और वहां पे नई रिक्वायरमेंट को ऐड करके उसका डिजाइन ऐड करके या थोड़ी बहुत या मेजर भी चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास एजाइल मेथोडोलॉजी थी। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एजाइल फोकस करता है ऑन डिलीवरिंग स्मॉल फंक्शनल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्विकली एंड अडॉप्टिंग चेंजेस एज अ प्रोजेक्ट प्रोसेस। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसी में एक डेफिनेशन है स्प्रिंट। कहता है इसका मेन आइडिया जो है वर्क इन अ शॉर्ट साइकिल इज कॉल्ड स्प्रिंट। कहता है जो बहुत शॉर्ट साइकिल में काम आप करते हैं ना उसको आप स्प्रिंट का नाम देते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिसेस देखते हैं। तो जो हमारे पास पहली प्रैक्टिस है दैट इज कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन। देखें बेटा, रेगुलरली मर्जिंग कोड चेंजेस इनटू अ सेंट्रल रेस्पोजिटरी टू डिटेक्ट एंड फिक्स इश्यूज क्लियरली। देखें क्या कहता है, कहता है आप जब रेगुलरली कोड को मर्ज कर रहे होते हैं या रेगुलरली कोड में आप चेंजेस ला रहे होते हैं तो सबसे जो इसमें मेजर काम होता है ना वो यही होता है कि आप डिटेक्ट करें कोई एरर या इश्यूज तो नहीं आ रहे, अगर आते हैं तो उसको क्लियरली रिमूव करना। ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन कहलाता है कि चेंजेस बार बार हो रही हैं, नया कोड ऐड हो रहा है, पुराना रिमूव हो रहा है, नई रिक्वायरमेंट ऐड हो रही हैं, पुरानी रिमूव हो रही हैं, कुछ ऐड करनी थी कुछ ऐड नहीं करनी थी। ये सारी चीजें हमारे पास कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन में आती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है दैट इज टेस्ट ड्राइविंग डिप्लॉयमेंट या डेवलपमेंट। कहता राइटिंग टेस्ट बिफोर राइटिंग द कोड टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर वर्क एज एक्सपेक्टेड। कहता आप क्या करते हैं टेस्टिंग करने से पहले जब आप कोड लिखते हैं तो आप इस बात को इंश्योर कर लें कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो यूजर की या पब्लिक की या जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उन रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरे, वैसा ही सॉफ्टवेयर और वैसा ही कोड बने और वैसी ही रिक्वायरमेंट्स हों जिस तरह क्लाइंट चाहता है। उसके बाद आ जाएगा बेटा पेयर प्रोग्रामिंग क्या आती है। इसमें यही बात है कि दो डेवलपर्स एक जगह पे बैठे जब क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं या कोड को राइट कर रहे होते हैं और रिव्यू कर रहे होते हैं इन रियल टाइम में, तो ये आपके पास क्या कहलाता है पेयर प्रोग्रामिंग। कहता है एक वर्क स्टेशन एक सिस्टम उसके ऊपर चार लोग क्या कर रहे हैं उस कोड को रिव्यू कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास कहलाती हैं पेयर प्रोग्रामिंग। डन है जी। अब हमारे पास इसकी डायग्राम है, ये पहली रिक्वायरमेंट होती है, फिर हम इसको डिजाइन करते हैं, फिर डेवलप करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं, फिर रिव्यू या मेंटेन करते हैं। तो ये आपने ऐसे ही डायग्राम भी ऐड कर लेनी है बीच में। उसके बाद इसके बेनिफिट्स आ जाते हैं बेटा। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि इसमें हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इफ यू वांट टू बी अ चेंज, अगर आप कोई नई चीज लाना चाहते हैं, कोई नई चीज इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप चेंज कर सकते हैं। देखें क्लाइंट अगर चाहता है कि भाई मुझे ये जो है नया फंक्शन चाहिए या नया रिक्वायरमेंट है जो इसमें चाहिए, ये मेरी पब्लिक की या यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। कई दफा ऐसे होता है कि नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसमें आपने क्या करना है यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तो कहता है ये जरूरी हो जाता है। ठीक है।
उसके बाद आपके पास आ जाता है इट अलाउज फॉर चेंजेस इन रिक्वायरमेंट इवन आफ्टर डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड, मेकिंग इट इजियर टू अडेप्ट न्यू नीड्स आर फीड्स फीडबैक। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाता है दैट इज कस्टमर इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कहता है जो रेगुलरली अपडेट्स और फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर होता है, इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर जो है वो कैन सी प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक। बड़ी साफ सी बात है कि भाई आपने एक चीज बनाई, कस्टमर के पास गई, उसने इसको यूज किया, जो चीज अच्छी लगी उसके बारे में बताया, जो चीज बुरी लगी उसके बारे में बताया, दैट इज कॉल्ड अ कस्टमर फीडबैक। डन है। उसके बाद आ जाएंगी आपके पास लिमिटेशंस। इसमें जो सबसे पहली चीज है स्केलिंग चैलेंजेस। देखें बेटा, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी बड़ी टीम चाहिए होगी आपको, और जितनी बड़ी टीम होगी उतना कॉस्ट इफेक्टिव होगी, उतनी कॉस्ट इंक्रीज होगी, उतनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, उतना टाइमलाइन इंक्रीज होगी आपके पास। मैनेजिंग लार्ज प्रोजेक्ट विद मैनी टीम्स कैन बी डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स स्किलफुल कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। तो कहता है ये बहुत जरूरी होता है कि आप केयरफुली कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट करके चलें, ताकि ऐसा ना हो कि आप प्रोजेक्ट को थोड़े पैसे में पकड़ लो, बाद में आपको टीम ज्यादा हायर करनी पड़े और आप अपने प्रॉफिट इवन ब्रेक इवन पे भी ना आ सके और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी स्टेक होल्डर इन्वायरमेंट। तो कहता है इजाइल जो है ये रिक्वायर करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स विच कैन बी चैलेंजिंग अगर समवन आर अनअवेलेबल आर नॉट फुली एंगेज। देखें जी, बड़ी साफ बात है, दो तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल स्टेक होल्डर्स बेटा वो वाले होते हैं जो क्लाइंट जो पैसा लगा रहा होता है, और वो वाला टीम जिसे आप प्रोजेक्ट मैनेजर कह लें, डेवलपिंग टीम कह लें, या सॉफ्टवेयर उसकी टीम कह लें, कि वो लोग होते हैं जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनका काम होता है आपके पास आपके सॉफ्टवेयर को बनाना या बनवाना। और एक होता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जिसमें हमारे पास दो लोग आ जाते हैं जिस पे प्रोजेक्ट ने अप्लाई होना है, यानी कि जो प्रोजेक्ट जिसको प्रोजेक्ट इफेक्ट करेगा, और दूसरा वो जो प्रोजेक्ट को इफेक्ट करेगा। ये दोनों एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है। तो इसमें कहता है कि भाई स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कई दफा ऐसा होता है कि हमारे पास स्टेक होल्डर नहीं होता। जब स्टेक होल्डर नहीं होगा, क्लाइंट अवेलेबल ही नहीं है, तो हम कोई चीज क्लाइंट को कहना चाह रहे हैं कि भाई ये रिमूव करनी है, ये ऐड करनी है, तो क्लाइंट की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है प्रोलॉन्ग होगा, वो टाइम इंक्रीज करेगा। तो इस वजह से आपके पास क्या आता है, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद है लेस प्रिडिक्टेबल। देखेंगे इसमें आप नहीं बता सकते कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी प्रोडिक्शन क्या है, भाई ये कब खत्म होगा। कई दफा ऐसा होता है कि आपके पास प्रोजेक्ट आप टाइम देते हैं, आपने प्रोजेक्ट एक साल में बनाना है ना, आप टाइम देते हैं उसे 1.5 साल का। क्यों देते हैं? क्योंकि आपको पता होता है कि 6 महीने में रिक्वायरमेंट चेंजेस आ सकती हैं क्लाइंट की तरफ से। भाई हमारा डेवलपर जा सकता है, टीम टूट सकती है, फलां हो सकता है, कोई पब्लिक हॉलीडेज आ सकती हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन तमाम चीजों से गुजर के ही एक टाइमलाइन को सेट करना पड़ता है। आप 6 महीने 7 महीने की एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं लेस प्रिडिक्टेबल, और फिर आप फाइनल एक प्रोजेक्ट उनको तैयार करके देते हैं। तो बेटा ये हमारे पास था एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको ऐसे ही याद करना है जैसे मैंने लिख दिया है, ये बुक से ही लिखा हुआ है, शॉर्ट करके है। आपने इसी हेडिंग्स में इसी तरह आपको याद कर लेना, तो आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। आपने करना क्या है, हमारी नई वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए आपने ईडीयू को पाक को सब्सक्राइब करना है, ताकि और साथ बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, लाइक के बटन पे प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।